हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल। इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए अपने इस इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 12th के कोर्स को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। और इस बुक के जो हमने कोर्स को स्टार्ट किया है, इसके हम लोग चैप्टर 5 में है और चैप्टर 5 में हम आज बात करने वाले हैं। लास्ट पार्ट रहेगा जब दैट इज पार्ट 5। अभी तक इस चैप्टर में जो कि लैंड रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर यानी कि भू संसाधन एवं कृषि के ऊपर ये चैप्टर था, इस पर हम लोगों ने बात करी कि किस किस तरीके से इंडिया में जो लैंड यूज़ है, ठीक है, जो लैंड रिसोर्सेज है, लैंड यूज़ की क्या क्या कैटेगरीज हैं वो हमने समझी। कौन सा क्षेत्र में यानी कि किस एरिया में किस यूज़ कैटेगरी में लैंड बढ़ी है, किसके अंतर्गत लैंड कम हुई है, ये हमने बात करी। उसके बाद हम जब एग्रीकल्चर में आए तो हमने यहाँ पर काफ़ी सारे एग्रीकल्चर के बारे में चीज़ों को समझा, ठीक है, कि किस तरीके से एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ, किस तरीके से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ चेंज हुई, तो उससे एग्रीकल्चर में क्या फ़र्क पड़ा, लैंड यूज़ में क्या फ़र्क पड़ा। और हमने यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप्स के बारे में ही बात करी है, ठीक है, कुछ फाइन सीरियल्स के बारे में बात करी है, कुछ कोर सीरियल्स के बारे में बात करी है, ऑयल सीड्स के बारे में बात करी है, पल्सेस के बारे में बात करी है, कुछ फाइबर क्रॉप्स थे, कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप्स लाइक टी, कॉफ़ी, शुगर के, इन सब के बारे में अभी तक हम लोग बात कर चुके हैं, ठीक है। तो आज जो थोड़ा सा इसमें पार्ट रहने वाला है कि एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट किस तरीके का रहा है देश में और क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जो एग्रीकल्चर के फील्ड में आई हैं, उनके बारे में आज हमने बात करनी है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग इस कोर्स को फॉलो कर रहे हैं, वीडियो सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, जिनको ये चीज़ें पसंद आ रही हैं, वो लोग प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को शेयर करें। और अब हम इस के जो चैप्टर है, मतलब ये जो 5वां चैप्टर है, ये आज खत्म हो जाएगा, फिर अगला चैप्टर इसका स्टार्ट करेंगे। और ऑलमोस्ट अब आप लोगों को पता है जो हमारी दूसरी वाली ज्योग्राफी का कोर्स चल रहा है वो भी ऑलमोस्ट हमारे एंड की तरफ है। उसमें भी 6 चैप्टर हम लोगों ने कल स्टार्ट किया हुआ है। और अब धीमे धीमे क्या होगा कि वो बुक जब कंप्लीट हो जाएगी तो फिर इस बुक का हम थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, और या फिर ये हो सकता है कि कोई एक कोर्स हम इसके साथ आप लोगों के लिए और लेके आए, ठीक है। तो ये हमारी मंशा है, ये हमारी इच्छा है। तो इसके लिए हमें आप लोगों के साथ की ज़रूरत है। तो आप लोग अपना जो साथ है वो हमारे साथ बनाए रखें, अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें, थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन वगैरह इस मिशन में हमारे करें, ताकि हम लोगों को आप लोगों से कोई ऐसा फीस वगैरह जो है वो लेने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। अगर फिर इस तरीके के अगर हालात पैदा होंगे तो फिर हो सकता है कि हमें कोर्सेज़ को आप लोगों को पेड करना पड़े, लेकिन अभी हम वो उस डायरेक्शन में नहीं सोच रहे हैं, उस दिशा में हमारी सोच नहीं है। हम ये चाहते हैं कि जब तक भी हो सकता है हम आप लोगों को चीज़ें जो है वो एक बहुत ही अफोर्डेबल तरीके से प्रोवाइड करते रहें। उसके लिए आप लोगों का जो थोड़ा बहुत साथ है, जो थोड़ा बहुत सहयोग है, वो आप लोग हमारे साथ करें, इस मिशन में हमारा साथ दें। स्कैन एंड पे का ऑप्शन आप लोग यूज़ कर सकते हैं, QR कोड स्कैन करके आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। UPI ID भी यहाँ पर दी गई है, okul@axis बैंक। और बाकी जो अगर इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से या डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अगर पेमेंट करने के इच्छुक हैं तो वो लोग भी प्लीज़ इस मिशन में हमारा साथ दें, और थोड़ा बहुत जितना भी हो सकता है, जितनी आपकी इच्छा है, जितना आपको सुविधा है, उसके हिसाब से आप लोग पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग पेमेंट करेंगे तो आप लोगों को वीडियोस के साथ साथ नोट्स, क्विजेज, टेस्ट सीरीज वगैरह प्रोवाइड कराने के बारे में भी हम लोग सोच रहे हैं। लेकिन हमारे पास थोड़ा सा मैन पावर की कमी है, थोड़ा सा रिसोर्सेज, संसाधनों की कमी है, उस वजह से हम आपको अभी सब चीज़ें जो है वो नहीं प्रोवाइड करा पा रहे हैं। अगर आप लोगों का साथ हमें मिलेगा, आप लोगों का सपोर्ट अगर हमारे साथ होगा, तो हम ये चीज़ें भी आप लोगों के लिए जल्द से जल्द जो है वो लेके आ सकते हैं, ठीक है। चलिए तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट, चलते हैं बुक की तरफ। देखिए, आज हमें बात करनी है एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट इन इंडिया, यानी कि भारत में जो कृषि का विकास है वो किस तरीके से हुआ है, ये देखेंगे। इंडियन एग्रीकल्चरल इकोनॉमी वॉज लार्जली सबसिस्टेंस इन नेचर बिफोर इंडिपेंडेंस, यानी कि इंडिपेंडेंस से पहले, यानी कि जब देश आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले जो इंडियन एग्रीकल्चरल इकोनॉमी थी वो सबसिस्टेंस थी। सबसिस्टेंस का मतलब है सिर्फ अपने लिए जो यूज़ किया जाता है वो, ठीक है। इट हैड डिस्पल परफॉर्मेंस इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी, यानी कि जो 20वीं शताब्दी थी उसका जो पहला हाफ था, यानी कि आप कह सकते हैं 1950 तक हालात जो थे वो बहुत खराब थे। क्यों थे? क्योंकि उस समय देश जो था वो ब्रिटिशर्स के अंडर में था या इंडिपेंडेंट नहीं था। दिस पीरियड विटनेस्ड सीवियर ड्राउट्स एंड फेमाइन्स, उस समय बेसिकली क्या होता था, सूखा पड़ता था और अकाल पड़ता था। ड्यूरिंग पार्टीशन अबाउट 1/3 ऑफ द इरिगेटेड लैंड्स इन अनडिवाइडेड इंडिया वेंट टू पाकिस्तान, जिस समय देश का बंटवारा हुआ, पार्टीशन हुआ, तो उस समय जो यहाँ की इरिगेटेड लैंड थी, यानी कि जो सिंचित भूमि थी, सिंचित भूमि मतलब जहां पर सिंचाई वगैरह होती थी, उसका 1/3 पार्ट यानी कि 1/3 जो था वो पाकिस्तान में चला गया, ठीक है, जब पार्टीशन वगैरह हुआ। तो उसके बाद उससे क्या है कि दिस रिड्यूस द प्रपोर्शन ऑफ इरिगेटेड एरिया इन इंडिपेंडेंट इंडिया। तो इससे जो हमारा जो आज़ाद देश हुआ, यानी कि जो आज़ाद भारत हुआ, जो एरिया हमारे अंडर में आया, वहां पर जो इरिगेटेड एरिया था या जो सिंचित क्षेत्र था वो काफी कम हो गया। आफ्टर इंडिपेंडेंस द इमीडिएट गोल ऑफ द गवर्नमेंट वाज टू इंक्रीज फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन, यानी कि आजादी के बाद देश का
देश की सरकार के सामने जो सबसे बड़ा एक मुख्य टारगेट था या जो एक मुख्य उद्देश्य था वो था कि फूड ग्रेन्स की पैदावार को बढ़ाना है, ठीक है। और किस तरीके से बढ़ाना है, उसके लिए क्या किया गया, स्विचिंग ओवर फ्रॉम कैश क्रॉप्स टू फूड क्रॉप्स, ठीक है। अगर किसी ने हमारा जो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का हमारा कोर्स है, मतलब इंडियन इकोनॉमी का जो फुल कोर्स है जिसमें हमने क्लास 11th की जो बुक है इकोनॉमी की, दैट इज इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो अगर उसको फॉलो कर रहा है तो वहां पर वो चीजें यहां पर बड़े अच्छे से कनेक्ट कर पाएगा, ठीक है। क्योंकि हमने वहां पर ये सारी बातें की गई हैं कि किस तरीके से जब ब्रिटिशर्स थे यहां पर तो उन्होंने यहां के किसानों को फोर्स किया कि वो लोग कैश क्रॉप्स उगाएंगे ताकि उन कैश क्रॉप्स को जो है फिर ब्रिटिश इंडस्ट्रीज में यहां से यूज किया जाएगा, ठीक है। तो यहां पर इसलिए लिखा गया है कि स्विचिंग ओवर फ्रॉम कैश क्रॉप्स टू फूड क्रॉप्स। तो ये बात कहां से आई कि कैश क्रॉप्स यहां पर यूज हो रही थी, वो ये मुद्दा था जो मैंने आपको समझाया, ठीक है। इसके बाद अगला है इंटेंसिफिकेशन ऑफ क्रॉपिंग ओवर ऑलरेडी कल्टिवेटेड एरिया, ठीक है। ये हमने एक दिन एक टर्म की बात की थी, दैट वाज क्रॉप इंटेंसिटी, कि किस तरीके से क्रॉप इंटेंसिटी को बढ़ा सकते हैं। दैट वाज योर ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया ओवर नेट सोन एरिया, ठीक है। कि नेट सोन एरिया तो हमारा बराबर रहेगा, ये तो वो होता है कि जितनी लैंड हमारे पास अवेलेबल है, अब ये तो कम बाकी होगी नहीं, लेकिन हम जो अपना ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया है इसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है। किस तरीके से बढ़ा सकते हैं ये हम पिछले पार्ट्स में बात कर चुके हैं कि आप एक से ज्यादा क्रॉप अगर उगाते हैं, ठीक है, मतलब आपने एक सीजन में एक क्रॉप उगाई, फिर दूसरे सीजन में आप उसी लैंड पे दूसरी क्रॉप उगाते हैं, तो उससे क्या है कि हमारा ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया बढ़ता है और जो क्रॉप इंटेंसिटी है वो भी बढ़ती है, ठीक है। एक तरीका ये भी है कि हम फूड ग्रेन्स के प्रोडक्शन को इस तरीके से भी बढ़ा सकते थे। तीसरा है इंक्रीजिंग द कल्टिवेटेड एरिया बाय ब्रिंगिंग कल्टिवेबल एंड फैलो लैंड अंडर प्लॉ। एक तरीका ये भी था कि हम जो लैंड है, जो कल्टिवेटेड लैंड है उसको बढ़ाएं। किस तरीके से कि जो हमारा कल्टिवेबल लैंड है, यानी कि जो कल्टीवेशन करने योग्य लैंड है उसको, और जो फैलो लैंड है, ठीक है, जो फैलो लैंड मतलब जो खाली पड़ी हुई जमीन है उसको हम इस काम के लिए यूज करें। इनिशियली दिस स्ट्रेटेजी हेल्प्ड इन इंक्रीजिंग द फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन। तो शुरुआत में ये चीजें की गई तो इससे थोड़ा बहुत फायदा जो है वो मिला और फूड ग्रेन्स का जो प्रोडक्शन है, जो पैदावार है वो बढ़ी। लेकिन बाद में क्या हुआ, जो स्टैग्नेट है, जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है वो स्टैग्नेट हो गया, कुछ एक तरीके से कह सकते हैं कि रुक सा गया। कब, लेट 1950s में। To overcome this problem, Intensive Agricultural District Program, that is IADP, and Intensive Agricultural Area Program, IAAP, इसको लॉन्च किया गया। तो आप ध्यान रखेंगे ये दो प्रोग्राम जो है वो लॉन्च इसलिए किए गए क्योंकि लेट 1950s में क्या है कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन जो है वो एक तरीके से क्या हो गया था, स्टैग्नेट हो गया था या रुक सा गया था। But 2 consecutive droughts during mid 1960s resulted in food crisis in the country। लेकिन फिर से यहां पर क्या हुआ कि मिड 1960s में 2 बार ड्राउट आया, ठीक है। ड्राउट मतलब सूखा पड़ा यहां पर, और सूखा पड़ने की वजह से क्या है कि यहां पर जो फूड क्राइसिस हो गया, यानी कि यहां पर खाद्य पदार्थों का एक तरीके से आप कह सकते हैं कि अकाल पड़ गया। तो उससे क्या हुआ कि हम फिर मजबूर हुए, हमें फूड क्रॉप्स या फूड ग्रेन्स जो है वो दूसरे देशों से इंपोर्ट करनी पड़ी या आयात करनी पड़ी, ठीक है। क्योंकि अब जब यहां पर उगेंगी नहीं चीजें और जनसंख्या इतनी ज्यादा है तो इनकी मांग को पूरा करने के लिए हमें चीजों को फिर आयात करना पड़ा, ठीक है। न्यू सीड वेराइटीज ऑफ व्हीट जो कि मैक्सिको से थी, और राइस की जो वेराइटी थी जो फिलीपींस से थी, दे वर नोन एज दी हाई यील्डिंग वेराइटीज, ठीक है। हाई यील्डिंग वेराइटी मतलब ये ऐसी वेराइटीज थी जिनसे पैदावार ज्यादा हो सकती थी, ठीक है। ये कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल थी इन द मिड 1960s। तो इंडिया ने क्या करा कि इसका फायदा उठाया, टुक एडवांटेज ऑफ दिस एंड इंट्रोड्यूस द पैकेज टेक्नोलॉजी कंप्राइजिंग HYVs, दैट इज हाई वैरायटी सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी की जो सीड्स थी वो, और साथ में केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज किया इन द इरिगेटेड एरियाज ऑफ पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश एंड गुजरात। फिर इससे क्या हुआ, पहले एक चीज ये देखिए कि एश्योर्ड सप्लाई ऑफ सॉइल मॉइस्चर थ्रू इरिगेशन वाज अ बेसिक प्रीरिक्विजिट फॉर द सक्सेस ऑफ दिस न्यू एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी। ये नई एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी की जो हम बात कर रहे हैं ये क्या है, दैट इज द यूज ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, HYV सीड्स, ठीक है। और हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स के लिए आप एक चीज का ध्यान रखेंगे हमेशा से कि इसके लिए इरिगेशन की ज्यादा जरूरत थी, ठीक है। इरिगेशन की ज्यादा जरूरत थी, आप कहेंगे कि सॉइल में पानी की ज्यादा जरूरत थी। तो दिस स्ट्रेटेजी ऑफ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट पेड डिविडेंड्स इंस्टेंटली। इससे क्या था कि हमें जो फायदे थे वो तुरंत दिखने को मिले और जो फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन था वो बहुत तेज बढ़ने लगा, ठीक है। दिस स्पर्ट ऑफ एग्रीकल्चरल ग्रोथ केम टू बी नोन एज ग्रीन रिवॉल्यूशन। यही जो हमारा एग्रीकल्चरल ग्रोथ एकदम से तेजी से बढ़ा था, इसी का नाम था ग्रीन रिवॉल्यूशन, यानी कि हरित क्रांति। आपने ये वर्ड सुना होगा, ठीक है, किस तरीके से देश में हरित क्रांति आई थी, ठीक है। तो हरित क्रांति वाज नथिंग और ग्रीन रिवॉल्यूशन वाज नथिंग बट दी, जो एकदम से आपका एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में ग्रोथ हुआ था, जो राइज हुआ था, वही है इन द 1960s,
ठीक है, और वो क्यों हुआ था ध्यान रखेंगे, HYV सीड्स के यूज करने की वजह से। ठीक है, आगे देखिए, दिस ऑल्सो गेव फिलिप टू द डेवलपमेंट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एग्रो इनपुट्स, एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो बेसिकली आप कह सकते हैं कि जब एग्रीकल्चर बढ़ा, ठीक है, जब एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ा तो उससे संबंधित जो और भी इंडस्ट्रीज थे, जो और भी उद्योग थे, उनको भी फायदा हुआ। जैसे कि कोई एग्रो इनपुट से संबंधित अगर इंडस्ट्री थी, या फिर एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज थी, या फिर कोई स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन से संबंधित थी, उनका भी विकास हुआ, उनको भी फायदा मिला। तो दिस स्ट्रेटेजी ऑफ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट मेड द कंट्री सेल्फ रिलायंट इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन। तो इस तरीके से ये जो रणनीति थी, जिसके तहत बेसिकली क्या किया गया कि जो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट की ये जो रणनीति थी, जिसके तहत क्रॉप का प्रोडक्शन बढ़ा, ठीक है, जो फूड ग्रेन का प्रोडक्शन बढ़ा है, उससे क्या हुआ कि देश हो गया सेल्फ रिलायंट, यानी कि आत्मनिर्भर हो गया फूड ग्रेन प्रोडक्शन में। अब उसको कहीं से भी जो फूड ग्रेन्स वगैरह है वो इंपोर्ट या आयात करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। ठीक है, बट ग्रीन रिवॉल्यूशन वॉज इनिशियली कन्फाइंड टू इरीगेटेड एरियाज ओनली। मैं आपको सबसे बड़ा इसका जो ड्रॉबैक है वही बता रहा हूं, या आप एक तरीके से कह सकते हैं कि लिमिटेशन थी। इसके लिए इरिगेशन होना बहुत जरूरी था। क्यों? क्योंकि यहां पर जो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स यूज हो रही थी, उनके लिए सॉइल मॉइस्चर ज्यादा चाहिए था। ठीक है, तो दिस लेड टू द रीजनल डिस्पैरिटीज इन एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट इन द कंट्री टिल 1970s, आफ्टर विच द टेक्नोलॉजी स्प्रेड टू ईस्टर्न एंड सेंट्रल पार्ट्स ऑफ द कंट्री। यानी कि लगभग आप कह सकते हैं कि कुछ सालों तक रीजनल डिस्पैरिटीज बनी रही, क्योंकि अब इसका फायदा, जो इस टेक्नोलॉजी का फायदा था, वो सिर्फ उन्हीं जगहों पर मिल पाया जो इरिगेटेड हुआ करते थे। ठीक है, जहां पर सिंचाई वगैरह की अच्छी व्यवस्था थी। लेकिन बाद में फिर ये है कि ये टेक्नोलॉजी जो है वो हमारे पूर्व में और जो हमारा मध्य का हिस्सा है, यानी कि जो पूर्व एंड सेंट्रल, ईस्टर्न एंड सेंट्रल पार्ट्स है, वहां पर भी ये टेक्नोलॉजी धीमे धीमे स्प्रेड हो गई। ठीक है, आगे देखिए, द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया फोकस्ड इट्स अटेंशन ऑन द प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर इन रेनफेड एरियाज इन द 1980s। ठीक है, जो रेनफेड एरियाज थे, यानी कि जहां पर जो कृषि थी, जो एग्रीकल्चर था, वो सिर्फ बारिश के भरोसे होता था, वहां की जो प्रॉब्लम थी उन पे फोकस किया गया, उन पे ध्यान दिया गया प्लानिंग कमीशन द्वारा 1980 के दशक में। ठीक है, इट इनिशिएटेड एग्रो क्लाइमेटिक प्लानिंग इन 1988 टू इंड्यूस रीजनली बैलेंस्ड एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट इन द कंट्री। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि एक एग्रो क्लाइमेटिक प्लानिंग की गई 1988 में, और जिसका यह ध्यान था कि रीजनली बैलेंस्ड एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट जो है वो होना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं है कि किसी रीजन का, किसी क्षेत्र का विकास ज्यादा हो रहा है एग्रीकल्चर के मामले में, किसी का कम हो रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बैलेंस्ड एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट होना चाहिए, एक संतुलित कृषि विकास जो है वो होना चाहिए। ठीक है, इट ऑल्सो एम्फसाइज्ड on the need for diversification of agriculture and harnessing of resources for the development of डेयरी फार्मिंग, पोल्ट्री, हॉर्टिकल्चर, लाइव स्टॉक रियरिंग एंड एक्वाकल्चर। तो बेसिकली ये बात है कि एक तो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर की बात तो की गई कि यानी कि किस तरीके से जो है एग्रीकल्चर में विविधताएं लाए जाए, कि एक ही चीज जो है उसके ऊपर ध्यान ना रखा जाए, अलग अलग क्रॉप्स के ऊपर ध्यान रखा जाए। और बाकी ये चीज है कि नॉन फार्म प्रोडक्ट्स जो है, जिसके बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, कि सिर्फ और सिर्फ फार्म प्रोडक्ट्स या एग्रीकल्चर के ऊपर निर्भर ना रहा जाए, बल्कि जो नॉन फार्म प्रोडक्ट्स है उनका भी डेवलपमेंट किया जाए। जैसे कि डेयरी फार्मिंग है, आपका पोल्ट्री है, लाइव स्टॉक रियरिंग है, हॉर्टिकल्चर है और एक्वाकल्चर। ठीक है, इनके बारे में हम लोग थोड़ा बहुत बात पहले कर चुके हैं कि किस तरीके से इन फील्ड को डेवलप करने की जरूरत थी। वो क्यों थी? वो इसलिए जरूरत थी ताकि जो है कि फार्म प्रोडक्ट से अपना ध्यान को हटाया जा सके और नॉन फार्म प्रोडक्ट्स की तरफ को जाया जा सके। ठीक है, आगे देख लीजिए, इनिशिएशन ऑफ द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन एंड फ्री मार्केट इकोनॉमी इन 1990s इन्फ्लुएंस्ड द कोर्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। तो ये वाला जो बात है, दैट इज योर लिबरलाइजेशन, आप लोगों को अगर पता है, मैं फिर से कहूंगा, अगर आप लोग हमारा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो फुल कोर्स और इंडियन इकोनॉमी चल रहा है, जो अगर उन चीजों को फॉलो कर रहा है, ठीक है, जो लेक्चर सीरीज को फॉलो कर रहा है, उसको ये चीजें बड़े आसानी से समझ में आएंगी, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें वहीं पर है। ठीक है, अगर ये मतलब एक ही कोर्स होता तो ये चीजें यहां पर पढ़ाने की दोबारा से जरूरत थी ही नहीं, क्योंकि सारी की सारी बातें जो है वो वहीं से संबंधित है। ठीक है, तो जो उन कोर्स को फॉलो कर रहे हैं उनको पता लग रहा होगा, जो अगर बाय द वे नहीं फॉलो कर रहे हैं तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जाके वो कोर्स फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है और ऑलमोस्ट 70% से ज्यादा वो कोर्स भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो जैसे कि यहां पर लिखा गया है कि 1990s में लिबरलाइजेशन की पॉलिसी आई थी, तो सिर्फ लिबरलाइजेशन नहीं था, दैट वाज नोन एज एलपीजी रिफॉर्म्स। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की एक पॉलिसी थी, और उसके तहत क्या था कि अपनी मार्केट को खोलना था। उससे पहले क्या था कि मार्केट में रेस्ट्रिक्शंस वगैरह थे। ठीक है, बहुत ज्यादा मैं यहां पर डिटेल में उस पॉलिसी को डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि अदरवाइज फिर ये मतलब इस कोर्स के स्कोप के बाहर हो जाएगा। मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि जिसको अगर जरूरत है तो वहां जाके आप इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो कोर्स चल रहा है वहां पर इन चीजों को पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की जो पॉलिसी थी, इससे क्या हुआ कि जो हमारा डेवलपमेंट का कोर्स था उस पर प्रभाव पड़ा। ठीक है,
आगे देख लीजिए, अब हम बात कर लेते हैं कि ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चरल आउटपुट एंड टेक्नोलॉजी, कि किस तरीके से जो हमारा एग्रीकल्चरल आउटपुट था और टेक्नोलॉजी थी उसकी ग्रोथ हुआ, उसका विकास हुआ। देयर हैज बीन अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द एग्रीकल्चरल आउटपुट एंड इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी ड्यूरिंग द लास्ट 50 ईयर्स, यानी कि पिछले 50 सालों में जो है सिग्निफिकेंट इंक्रीज हुआ है। किसमें? हमारे एग्रीकल्चरल इनपुट में, आउटपुट में भी हुआ है और जो हमारी टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट हुआ है उसमें भी। ठीक है, आगे देखिए, प्रोडक्शन एंड यील्ड ऑफ मेनी क्रॉप्स जैसे कि राइस, व्हीट हैज इंक्रीज्ड एट एन इंप्रेसिव रेट। जो प्रोडक्शन है यानी कि जो पैदावार है वो बड़ी है, और जो यील्ड का मतलब है कि पर हेक्टेयर आउटपुट की हम बात करें, यानी कि पर यूनिट एरिया ऑफ आउटपुट की अगर हम बात करें तो वो भी बड़ा है। और कौन सी क्रॉप्स के लिए बड़ा है? जो हमारी मेजर क्रॉप्स है जैसे कि राइस है, व्हीट है, इनके लिए बड़ा है। अगर हम अदर क्रॉप्स में बात करें तो प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन है, ऑयल सीड्स है और कॉटन, ये भी थोड़ा बहुत जो है वो बड़ा है। लेकिन राइस और व्हीट की अगर आप बात करें तो ये काफी ज्यादा प्रोडक्शन इनका और इनकी जो यील्ड है वो काफी ज्यादा बड़ी है। ठीक है, इसके बाद देख लीजिए, एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन हैज प्लेड अ क्रूशियल रोल इन एनहांसिंग एग्रीकल्चरल आउटपुट इन दी कंट्री। तो जिस तरीके से सिंचाई का विस्तार हुआ, ठीक है, कि सिंचाई अब जो है वो और जगहों में भी होने लगी जहां पर पहले रेनफेड एरियाज हुआ करते थे, तो इससे भी क्या है कि जो हमारा एग्रीकल्चरल आउटपुट है वो बढ़ा। It provided basis for introduction of modern agricultural technology जैसे कि high yielding varieties of seeds, chemical fertilizers, pesticides and farm machinery. The net irrigated area in the country has also increased. तो ये सारी चीजें हुई क्योंकि जैसे एक बार आपका इरिगेशन एरिया बढ़ेगा, इरिगेटेड एरिया बढ़ेगा तो उससे क्या है कि फिर हमने जो बात की थी ग्रीन रिवॉल्यूशन की, कि किस तरीके से वहां पर हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का हम लोग यूज कर सकते हैं, तो वो यहां पर यूज जो है उसके बाद किया जाने लगा। तो इससे क्या है कि इससे भी प्रोडक्शन जो है वो बढ़ा। ठीक है, आगे देख लीजिए, मॉडर्न एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी हैज डिफ्यूज्ड वेरी फास्ट इन वेरियस एरियाज ऑफ द कंट्री। तो जो ये मॉडर्न एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी थी, हाई यील्डिंग वैरायटी का यूज करने वाली और जिसमें हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर्स का, पेस्टिसाइड्स वगैरह का यूज करते थे, ये बहुत कम समय में ही पूरे के पूरे देश में फैल गई। कंजम्पशन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर जो था वो 15 गुना बढ़ गया मिड 60 से, यानी कि जो 1960 के दशक में जो हमारे केमिकल फर्टिलाइजर हुआ करते थे, ठीक है, जो हमारे केमिकल उर्वरक हुआ करते थे, फर्टिलाइजर्स मतलब बोलते हैं उर्वरक, ठीक है, ये इनकी जो खपत थी, जो कंजम्पशन था वो 15 गुना बढ़ गया। ठीक है, सिंस द हाई यील्डिंग वैरायटीज आर हाईली ससेप्टेबल टू पेस्ट एंड डिजीजेस, द यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स हैज इंक्रीज सिग्निफिकेंटली सिंस 1960s। तो जो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड थी, इनमें क्या था कि यील्ड तो इनकी जो थी वो ज्यादा थी, यानी कि आप बात करें कि अगर पर यूनिट एरिया अगर आप इनकी पैदावार की बात करें तो वो ज्यादा थी। लेकिन इनके साथ क्या था कि केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज करना था और खासकर ये पेस्ट्स और डिजीजेस में भी इनके चांसेस थे कि इनके ऊपर पेस्ट जो है वो अटैक कर सकते थे, ससेप्टेबल थे ये उन पे, और जो डिजीजेस है वो भी इनमें लग जाती थी। तो इसलिए पेस्टिसाइड्स का यूज भी जो था वो इसमें किया जाना था और उसका भी जो यूज था वो मिड 60s के कंपैरिजन में अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा बढ़ गया था। तो ये तो हमने बात करी डेवलपमेंट की, कि किस तरीके से जो ग्रोथ है एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट का वो यहां पर हुआ है, किस तरीके से जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसका ग्रोथ हुआ है। ठीक है, अब हम कुछ बात करेंगे कि इंडियन एग्रीकल्चर में कुछ प्रॉब्लम्स रही हैं, वो क्या क्या प्रॉब्लम्स है उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। द नेचर ऑफ प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय इंडियन एग्रीकल्चरल वेरीज अकॉर्डिंग टू एग्रो इकोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस ऑफ इट्स डिफरेंट रीजन्स। ठीक है, हेंस मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम्स जो है वो रीजन स्पेसिफिक है, यानी कि हर क्षेत्र की अलग अलग परेशानियां हैं। ठीक है, लेकिन कुछ परेशानियां ऐसी भी हैं जो कॉमन है एंड रेंज फ्रॉम फिजिकल कंस्ट्रेंट्स टू इंस्टीट्यूशनल डिफरेंसेस। ठीक है, ये सारी इनका डिटेल यहां पर दिया गया है, चलिए ये करके देखते हैं। पहला है डिपेंडेंस ऑन इरेक्टिक मानसून, यानी कि जो मानसून के ऊपर हमारी निर्भरता है वो काफी ज्यादा थी। और मानसून इंडिया का कैसा है? इरेक्टिक है। इरेक्टिक मतलब है कि कभी ज्यादा होता है, कभी कम होता है। ठीक है, ये हमने जो हमारा दूसरा जो क्लास 11th के जो कोर्स का बुक के जो कोर्स चल रहा है, दैट इज योर इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट, वहां पर हमने साउथ वेस्ट मानसून को लेकर बात करी है। वहां पर हमने बड़े डिटेल में एल नीनो ला नीना को लेकर बात करी है। तो वहां से आप चीजें जाके समझ सकते हैं कि इंडियन मानसून वेरी कैसे करता है। ठीक है, मानसून को हमने बहुत अच्छे से वहां पर डिस्कस किया हुआ है, चैप्टर 4 जो क्लाइमेट का है उसमें। आप लोग अगर चाहे तो वहां पर जाके उसमें वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, इरिगेशन कवर करता है ओनली अबाउट 33% ऑफ द कल्टिवेटेड एरिया इन इंडिया। ठीक है, यानी कि पूरा का पूरा जो कल्टिवेटेड एरिया है उसका सिर्फ 33% या 1/3 जो है वहीं पर इरिगेशन होता है, और जगह पे इरिगेशन नहीं होता है। द क्रॉप प्रोडक्शन इन रेस्ट ऑफ द कल्टिवेटेड लैंड डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन रेन। तो बाकी जगहों पर जो क्रॉप का कल्टिवेशन है वो किस पर निर्भर करता है? वो सिर्फ और सिर्फ बारिश के ऊपर निर्भर करता है। अब अगर जो साउथ वेस्ट मानसून है, अगर उसका पुअर परफॉर्मेंस रहता है, यानी कि कभी उसके थ्रू अगर बारिश कम होती है, तो उससे क्या होगा कि एडवर्सली इफेक्ट होगा सप्लाई ऑफ कैनाल वाटर फॉर इरिगेशन। ऑन द अदर हैंड,
जो हमारा रेनफॉल इन राजस्थान और अदर ड्राउट प्रोन एरियाज है वो भी बहुत कम है, टू मीगर है और हाईली अनरिलायबल है, यानी कि उसके ऊपर आप भरोसा नहीं कर सकते। Even the areas receiving high annual rainfall experiences considerable fluctuations, यानी कि कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पर एक तो बारिश होती ही नहीं है, बहुत कम बारिश होती है, जैसे कि राजस्थान के एरियाज हैं, और बाकी ऐसे एरियाज हैं जो सूखा ग्रस्त आप कह सकते हैं, ठीक है, जो सूखे से प्रभावित है, ड्राउट प्रोन एरियाज हैं, वहां पर बारिश कम होती है और अनरिलायबल है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जहां पर बारिश ज्यादा होती है वहां पर भी हमेशा एक तरीके की समान बारिश रहती है, वहां पर भी जो फ्लक्चुएशंस है वो काफी ज्यादा है। तो उससे क्या है कि अगर कभी बारिश ज्यादा होगी तो वहां पर बाढ़ आ जाएगी, फ्लड आ जाएगा, कभी बारिश कम होगी तो वहां पर ड्राउट आ जाएगा। तो ये प्रॉब्लम जो है वो हमेशा बनी रही है। ड्राउट इज अ कॉमन फेनोमेना इन लो रेनफॉल एरियाज विच में ऑल्सो एक्सपीरियंस ओकेजनल फ्लड्स। तो इस तरीके का चीजें होती रहती है, कभी अगर बारिश ज्यादा हो गई तो वहां पर बाढ़ आ जाती है, कभी बारिश कम होगी तो वहां पर सूखा पड़ जाता है या ड्राउट हो जाता है। फ्लैश फ्लड्स इन ड्राईलैंड्स ऑफ महाराष्ट्र, गुजरात एंड राजस्थान इन 2006 एंड 2017 आर एग्जांपल्स ऑफ दिस फिनोमेना। तो इस तरीके की जो फ्लैश फ्लड्स है, यानी कि जो बहुत ज्यादा कभी बाढ़ आ जाती है, और ये कैसे एरियाज में है, देखिए ड्राईलैंड्स में, यानी कि जनरली यहां पर अगर आप देखेंगे तो हमेशा ज्यादा बारिश नहीं होती है, लेकिन कभी कभी क्या है कि ज्यादा बारिश होने की वजह से ये चीजें हो जाती हैं कि फ्लैश फ्लड्स वगैरह के जो कंडीशंस है वो हो जाती है। और इसके एग्जांपल दिया गया है 2006 और 2017 में महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान के एरियाज में ये चीजें हुई हैं। तो ड्राउट्स एंड फ्लड्स जो है दे कंटिन्यू टू बी द ट्विन मीनेस ऑफ इन इंडियन एग्रीकल्चर। तो ड्राउट से भी नुकसान होता है, सूखा पड़ने से भी नुकसान होता है, और फ्लड्स यानी कि बाढ़ आने से भी नुकसान जो है वो इंडियन एग्रीकल्चर को होता है, ठीक है। एक प्रॉब्लम तो ये थी कि इरेटिक मानसून के ऊपर जो हमारी डिपेंडेंस है, जो निर्भरता है, वो काफी ज्यादा है। और वो क्यों है? क्योंकि हमारा जो नेट इरिगेटेड एरिया है, जो टोटल इरिगेटेड एरिया है, वो सिर्फ 33% ही है। बाकी 66% अगर आप बात करें तो वो सारा का सारा बारिश के ऊपर निर्भर है, ठीक है। चलिए अगली हम बात कर लेते हैं लो प्रोडक्टिविटी यानी कि कम पैदावार की। The yield of the crops in the country is low in comparison to the international level, यानी कि अगर हम अंतरराष्ट्रीय लेवल पर बात करें, अगर उससे कंपैरिजन करें, तुलना करें, तो हमारे देश में जो क्रॉप्स हैं उनकी जो यील्ड है, यील्ड का मतलब मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि पर यूनिट एरिया में जो आउटपुट होता है दैट इज यील्ड, ठीक है, वो काफी कम है। तो पर हेक्टेयर आउटपुट ऑफ मोस्ट ऑफ द क्रॉप्स, जैसे कि राइस है, व्हीट है, कॉटन, ऑयल सीड्स, ये इंडिया में अगर हम बात करें तो बहुत कम है। पर हेक्टेयर आउटपुट का मतलब ही यील्ड होता है, ठीक है। इसको मैं यहां पर लिख देता हूं, पर हेक्टेयर आउटपुट जो है दिस इज ओनली यील्ड। तो ये अगर हम कंपेयर करें यूएसए, रशिया और जापान से, तो इंडिया का जो प्रोडक्शन है पर यूनिट पर हेक्टेयर आउटपुट या यील्ड जिसको बोलेंगे, वो काफी कम है, ठीक है, चाहे वो राइस है, चाहे व्हीट है, चाहे कॉटन है, चाहे ऑयल सीड्स है, सब में। तो बिकॉज ऑफ द वेरी हाई प्रेशर इन द लैंड रिसोर्सेज, द लेबर प्रोडक्टिविटी इन इंडियन एग्रीकल्चर इज ऑल्सो वेरी लो इन कंपैरिजन टू द इंटरनेशनल लेवल। ये बात भी हमें पता है कि किस तरीके से एग्रीकल्चर के ऊपर यहाँ पर अतिरिक्त दबाव है, अतिरिक्त प्रेशर है, क्योंकि काफी सारे जो लोग हैं वो आज भी एग्रीकल्चर में ही जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इस वजह से क्या है कि जो लेबर प्रोडक्टिविटी है, यानी कि पर पर्सन जो प्रोडक्टिविटी है, वो काफी कम है। द वास्ट रेनफेड एरियाज ऑफ द कंट्री, पर्टिकुलरली ड्राईलैंड्स which mostly grow coarse cereals, pulses और oil seeds have low yields। तो ऐसे जो एरियाज हैं, जो हमारे ड्राई लैंड्स हैं, खासकर जो रेन फेड है और ड्राई लैंड्स हैं, जो जहां पर बेसिकली हमारी कोर्स सीरियल्स यानी कि जैसे रागी, बाजरा, ज्वार, मेज ये उगते हैं, पल्सेस वगैरह उगती हैं और ऑयल सीड्स उगते हैं, यहां पर जो यील्ड है वो बहुत कम है, जो पैदावार है वो बहुत कम है, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कंस्ट्रेंट्स ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड इनडेप्टनेस। द इनपुट्स ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर आर वेरी एक्सपेंसिव। जो मॉडर्न एग्रीकल्चर है उसके जो इनपुट्स की जरूरत है वो काफी महंगे हैं, ठीक है, चाहे आप मशीनरी की बात कर लें या फिर आप बात कर लें केमिकल फर्टिलाइजर्स की, पेस्टिसाइड्स की, तो ये काफी महंगे हैं। तो इनके लिए बेसिकली क्या है कि जो मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स हैं उनके लिए इनको मैनेज करना जो है वो काफी मुश्किल है। ये चीजें जो है इन लोगों के लिए अनमैनेजेबल जो है वो हो जाती है, क्योंकि इन लोगों के पास जो सेविंग्स वगैरह है ताकि वो उसको इन्वेस्ट कर सके वो बहुत कम होती है, या तो बहुत कम होती है या फिर होती ही नहीं है। तो इन चीजों को पार पाने के लिए, इन मुश्किलों से बाहर निकलने के लिए क्या होता है कि इस तरीके के किसानों को, जो मार्जिनल फार्मर्स हैं, जो स्मॉल फार्मर्स हैं, इनको क्रेडिट फैसिलिटी जो है वो दी जाती है। क्रेडिट फैसिलिटी का मतलब होता है लोन से आप ले सकते हैं, ठीक है। वेरियस इंस्टीट्यूशंस है जैसे कि बैंकिंग वगैरह है वो, और जो मनी लेंडर्स हैं वो इन लोगों को क्रेडिट देते हैं, ठीक है। लेकिन अब कभी कभी क्या होता है कि जो क्रॉप फेल हो जाती है या फिर एग्रीकल्चर से ज्यादा रिटर्न नहीं मिल पाता, तो उस वजह से क्या है कि ये लोग फिर जो लोन लेते हैं, जो कर्जा लेते हैं, उसको चुका नहीं पाते हैं और कर्ज में ये डूब जाते हैं, ठीक है। दिस इज नोन एज कर्जदारी। ये इंडेप्टनेस का जो वर्ड है दिस इज नोन एज
कर्जदारी। और ये बातें आपने काफी ज्यादा न्यूज वगैरह में सुनी होंगी, काफी कॉमन है कि किसान जो है आए दिन खुदकुशी करते रहते हैं, सुसाइड करते रहते हैं। उसके पीछे मुख्य वजह यही है कि वो कहीं से जो है लोन लेते हैं, क्रेडिट लेते हैं, कर्ज लेते हैं, लेकिन बाद में वो किसी कारणवश, चाहे उनकी क्रॉप फेल कर जाती है या उनको उतना ज्यादा रिटर्न नहीं मिल पाता, उस वजह से वो कर्ज चुकाने में असमर्थ होते हैं और उस वजह से फिर वो लोग इस प्रेशर को नहीं झेल पाते हैं एंड दे कमिट सुसाइड, और वो खुदकुशी जो है वो कर लेते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़े चिंता का विषय है भारतीय एग्रीकल्चर के लिए, इंडियन एग्रीकल्चर के लिए बहुत बड़ा ये भी एक चिंता का विषय है। ठीक है, आगे देख लीजिए, लैक ऑफ लैंड रिफॉर्म्स, यानी कि जो भू सुधार थे उनमें कमी किस तरीके से है। देखिए, हमने ये बात भी वहां पर की है। मैं फिर से आप लोगों से एक बार कहूंगा कि प्लीज जो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कोर्स चल रहा है, फुल कोर्स और इंडियन इकोनॉमी क्लास 11th की, जिसमें टेक्स्ट बुक हमने स्टार्ट की है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसमें आप जाके एटलीस्ट जो शुरुआत के 2-3 चैप्टर है कम से कम वहां तक पढ़िए। ठीक है, 3 चैप्टर आप शुरुआत के जो एलपीजी रिफॉर्म्स तक के हैं, एक बार आप उनको अगर पढ़ लेंगे तो जितनी बातें यहां पर कही गई हैं आज के लेक्चर में वो सब आपको बड़े अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, देखिए, Indian peasantry had been exploited for a long time as there had been unequal distribution of land। हमें पता है कि लैंड का जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो बहुत ही ज्यादा असमान था, अनइक्वल था। कुछ लोग जो थे, जो बड़े जमींदार वगैरह हुआ करते थे, जो लैंडलॉर्ड वगैरह हुआ करते थे, उनके पास बहुत ज्यादा जमीन थी, और कुछ किसान ऐसे थे जिनके पास बहुत कम जमीन थी, या कुछ तो ऐसे थे जो लैंडलेस लेबरर्स थे, जिनके पास जमीन थी ही नहीं, वो किसी और की जमीन पर काम किया करते थे। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स के टाइम पे, ब्रिटिश राज के दौरान यहाँ पर 3 रेवेन्यू सिस्टम्स हुआ करते थे। एक था महलवारी सिस्टम, रियोतवारी सिस्टम और जमींदारी सिस्टम। ठीक है, इनमें से जो लास्ट वाला था ये सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइटिव था पीजेंट्स के लिए, क्योंकि इसमें क्या होता था, थोड़ा सा मैं आप लोगों को अगर बताऊं तो इसमें होता यह था कि जो जमींदार वगैरह हुआ करते थे वो किसानों को एक फिक्स पैसा बोलते थे कि आप लोगों को इतना पैसा जो है वो हमें देना है। ठीक है, और वो पैसा उन लोगों को अंग्रेजी हुकूमत को जमा करना होता था। मैं इसके लिए आपको एक बड़ा अच्छा एग्जांपल बताऊंगा। ये मूवी आप सभी लोगों ने आई थिंक देखी होगी, एक मूवी थी आमिर खान की, लगान। ठीक है, उसमें आप देखते हैं कि किस तरीके से जो लगान वगैरह है वो किसानों से वसूल किया जाता था, और उसमें जो एक राजा जी थे जिनका रोल था, एक राजा जी का, वो बेसिकली आप कह सकते हैं कि जमींदार का रोल है। ठीक है, और वो जमींदार उन लोगों को बोलते थे, जो नीचे किसान वगैरह होते थे उन लोगों को, गांव वालों को ये बोलते थे कि अगर सरकार, अगर अंग्रेजी हुकूमत हमसे अगर लगान मांग रही है, ठीक है, अगर हमसे हिस्सा मांग रही है, तो उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, हम मजबूर हैं। और वाकई में ये कंडीशन हुआ करती थी कि जमींदार जो थे, ब्रिटिशर्स जो थे, उनको ये बोला करते थे कि आपको इतना हमें लगान जो है एक तरीके से वो देना है, एक फिक्स अमाउंट रहता था कि इतना आपको देना है। अब कभी ऐसा है कि मान लीजिए अगर क्रॉप फेल कर जाती है, मान लीजिए बारिश नहीं हुई है, कुछ नहीं हुई है, तो क्रॉप फेल कर जाएगी, तो अब जो किसान है वो कहां से फिर राजा जी को या जो जमींदार है उनको वो कहां से वो लगान देंगे, वो हिस्सा देंगे, और फिर वो किस तरीके से जाके उनको गवर्नमेंट को देंगे। तो इस तरीके से जो जमींदारी सिस्टम थी और जो जमींदार थे वो एक तरीके से मजबूर थे, आप कह सकते हैं। तो उन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ नेगोशिएट कुछ नहीं करा, वो सारा का सारा जो जोर है, जो सारा का सारा अपना पावर दिखाते थे, वो सिर्फ किसानों के ऊपर दिखाते थे। तो इससे भी जो किसान है उनको काफी ज्यादा प्रॉब्लम हुई है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जो जमींदारी सिस्टम है वो किस तरीके से सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइटेटिव रहा है फॉर दी पेजेंट्स। ठीक है, लेकिन जब इंडिपेंडेंस हुई, जब आजाद हुआ देश, उसके बाद जो लैंड रिफॉर्म्स किए गए, ठीक है, जो लैंड रिफॉर्म्स किए गए, लेकिन ये बहुत अच्छे तरीके से जो है वो इंप्लीमेंट नहीं किए गए। इसमें भी हम लोग ने बात की है कि जो एक लैंड सीलिंग करके एक पॉलिसी लाई गई थी। इसमें क्या था कि जो एक लैंड की एक अपर लिमिट डिसाइड कर दी जाएगी कि कोई भी व्यक्ति जो है वो इतने से ज्यादा एरिया की लैंड अपने पास नहीं रख सकता है। अगर उससे ज्यादा की लैंड उसके पास है तो उसको लेकर फिर वो उसको कहीं और देनी पड़ेगी। ठीक है, इसी को लेकर एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस भी है, हमने इंडियन पॉलिटी के कोर्स में भी एक केस डिस्कस किया है, दैट इज गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ठीक है, तो 500 एकड़ की लैंड हुआ करती थी गोलकनाथ ब्रदर्स के पास, तो उनको बोला गया था कि आपको अपनी जो जमीन है वो लैंड रिफॉर्म्स के तहत सरकार को जमा करनी पड़ेगी। तो ये पूरा का पूरा केस हमने इंडियन पॉलिटी में डिस्कस किया है। फिलहाल ये एग्जांपल के तौर पे यहां पर मुझे ध्यान आया तो मैंने आप लोगों को बता दिया। गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का एक केस है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। इसी में मोस्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स अवॉइडेड टेकिंग पॉलिटिकली टफ डिसीजंस व्हिच वेंट अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल लॉबीज ऑफ द लैंडलॉर्ड्स। तो जो लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे उनकी जो पॉलिटिकल लॉबी हुआ करती थी, ठीक है, पॉलिटिकल लॉबी का मतलब आप कह सकते हैं कि उनका जो है एक तरीके से पॉलिटिकल एक वो रहता है कि मान लीजिए जैसे नेता वगैरह के साथ होता है कि किसी का रसूखदार जिसको बोला जा सकता है, ठीक है, कि नेताओं के साथ उनकी काफी ज्यादा उठना बैठना रहता है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ जो है फिर सरकारें भी ज्यादा मतलब उनके ऐसों को ज्यादा परेशान नहीं करती है। ऐसों के खिलाफ अगर कोई ज्यादा बड़ा कानून आता है तो सरकारें हैं या फिर जो इंप्लीमेंटिंग बॉडी है वो बहुत ज्यादा उनको अच्छे से
कड़ाई से या आप कह सकते हैं कठोरता से ऐसे लोगों के खिलाफ नहीं इंप्लीमेंट करती है। ये आप लोगों ने देखा होगा जनरल, ठीक है, मूवीज वगैरह में भी ऐसा दिखाते हैं और आप लोगों ने हो सकता है कि कभी ऐसा पर्सनल लाइफ में भी एक्सपीरियंस किया हो, ठीक है। तो लैक ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स हैज रिजल्टेड इन कंटिन्यूएशन ऑफ इनइक्विटस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कल्टिवेबल लैंड विच इज डेट्रीमेंटल टू द एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। तो इस तरह की सारी जो चीजें हैं, यानी कि जो लैंड रिफॉर्म्स को ढंग से इंप्लीमेंट नहीं किया गया, उसकी वजह से क्या है कि जो इनइक्विटस डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड है, वो जारी रहा और ये भी एक बहुत बड़ी समस्या थी एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। इसके बाद एक है स्मॉल फार्म साइज एंड फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स। There are a large number of marginal and small farmers in the country. The average size of land holding is shrinking under इंक्रीजिंग पॉपुलेशन प्रेशर। ये बात हमें पता है कि किस तरीके से पॉपुलेशन का प्रेशर जो था वो बहुत ज्यादा था। मैंने आपको बताया कि एग्रीकल्चर जो था उससे काफी सारे लोग जुड़े हुए थे और इससे क्या है कि जो लैंड का साइज था वो काफी कम हो गया, यानी कि पर पर्सन अगर आप बात करें तो लैंड का साइज काफी कम हो गया और वो कैसी हो गई, फ्रेगमेंटेड, ठीक है। तो फर्दरमोर इन इंडिया द लैंड होल्डिंग्स वर मोस्टली फ्रेगमेंटेड। देयर आर सम स्टेट्स वेयर कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग हैज नॉट बीन कैरिड आउट इवन वंस। यानी कि कुछ कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर लैंड कंसोलिडेशन का जो काम है, यानी कि जो फ्रेगमेंटेड लैंड है उसको एक साथ करने का, एक साथ लाने का जो काम है वो एक बार भी नहीं किया गया है। और कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर ये एक बार किया भी गया है, लेकिन सेकंड कंसोलिडेशन की जो जरूरत है, मतलब वहां पर सेकंड कंसोलिडेशन की अब जरूरत हो चुकी है। क्यों? क्योंकि जो लैंड होल्डिंग्स है वो काफी ज्यादा फ्रेगमेंटेड हो गए हैं इन द प्रोसेस ऑफ डिवीजन ऑफ लैंड अमंग द ओनर्स ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। और ये फ्रेगमेंटेशन होता क्यों है? जैसे मान लीजिए किसी एक परिवार में एक व्यक्ति है, उसके पास मान लीजिए 100 एकड़ लैंड है, उसके 5 बच्चे हैं, तो वो क्या करेगा कि अपने बाद वो अपनी विरासत में लिख देगा कि ये जो 100 एकड़ की जमीन है ये 5 लोगों में बढ़ जाएगी, ठीक है। तो अब वो 5 लोगों में 20-20 एकड़ की जमीन बढ़ गई, तो इस तरीके से फ्रेगमेंटेशन हुआ। फिर वो जो व्यक्ति जिसके पास 20 एकड़ की लैंड है, सपोज कर लीजिए उसके 2 बच्चे हैं, तो वो अपने 2 बच्चों में 10-10 एकड़ बांटेगा। तो इस तरीके से जो लैंड है वो जनरेशन दर जनरेशन जो है वो फ्रेगमेंट होती चली जाती है, उसके छोटे छोटे टुकड़े जो है वो होते चले जाते हैं। और जो स्मॉल साइज की फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स है ये बड़ी अनइकोनॉमिक होती है। अनइकोनॉमिक इसलिए होती है क्योंकि इनसे जो प्रोडक्शन वगैरह है वो ज्यादा नहीं मिल पाता है और इसमें इनपुट जो है वो काफी ज्यादा लगते हैं, ठीक है। आगे देख लीजिए, लैक ऑफ कॉमर्शियलाइजेशन। अ लार्ज नंबर ऑफ फार्मर्स प्रोड्यूस क्रॉप्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन। इसको हमने बात की है, दिस इज योर सब्सिस्टेंस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर, जिसमें जो किसान है वो सिर्फ उतना ही प्रोड्यूस करता है जितना उसकी खुद की कंजम्पशन है, खुद की जरूरत है। ऐसा क्यों है? क्योंकि उन लोगों के पास क्या है कि इनफ लैंड रिसोर्सेज नहीं है ताकि वो औरों के लिए भी पैदा कर सके या बेचने के लिए चीजों को पैदा कर सके। उनके पास लैंड का साइज इतना ज्यादा नहीं है। तो मोस्ट ऑफ द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स ग्रो फूड ग्रेन्स विच आर मेंट फॉर देयर ओन फैमिली कंजम्पशन। तो वो इतना ही उस जमीन पे, जितनी उनके पास जमीन थी वो उस पर इतना ही उगा पाते थे जिससे उनका खुद का और उनके परिवार का कंजम्पशन जो था वो हो पाता। Modernization and commercialization of agriculture have however taken place in the irrigated areas। तो जो मॉडर्नाइजेशन है और जो कॉमर्शलाइजेशन है वो उन्हीं एरियाज में हुआ है जो इरिगेटेड एरियाज थे। और हमने बात करी कि जो 33% एरिया है वही सिर्फ और सिर्फ क्या था, इरिगेटेड था, ठीक है। आगे देख लीजिए, वास्ट अंडर एम्प्लॉयमेंट। देयर इज अ मैसिव अंडर एम्प्लॉयमेंट इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर इन इंडिया, पर्टिकुलरली इन द अनइरिगेटेड ट्रैक्ट्स, यानी कि जो अनइरिगेटेड एरियाज है। क्योंकि इरिगेटेड एरियाज में तो क्या होगा, आप समझ सकते हैं कि जहां पर पानी है, यानी कि जहां पर सिंचाई की व्यवस्था है, वहां पर तो साल भर क्रॉप्स को लगाया जा सकता है। लेकिन जहां पर अनइरिगेटेड एरियाज है, यानी कि जहां पर सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, वहां पर आप सिर्फ बारिश के भरोसे हैं। और जब बारिश यहां पर होगी, इंडिया में आप लोगों को पता है कि ज्यादा बारिश जो है वो साउथ वेस्ट मानसून के समय पर ही होती है, जिस समय यहां पर इंडिया में खरीफ की फसल उगती है ना। तो खरीफ की फसल जिस समय उगती है, अब वहां पर ठीक है, अब मान लीजिए जब बारिश नहीं होगी तो उसके बाद फिर क्या करेगा वहां का जो किसान है, जो व्यक्ति है। तो इसीलिए अंडर एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। और इस तरीके का जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको बोला जाता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। और सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट रहता है 4 से 8 महीने के लिए, ठीक है। कि जब बारिश होगी, यानी कि जिस समय साउथ वेस्ट मानसून आएगा उस समय तो खरीफ की फसल उगा के उस पर फसल उगाना है, उसकी देखरेख करनी है, फिर उसके बाद फसल कटाई वगैरह का काम है वो कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद जब वो सीजन खत्म हो जाएगा तो फिर वो क्या करें। तो इस तरीके का जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो काफी सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है। और इसके बारे में भी हम लोगों ने अपने इकोनॉमी के कोर्स में बात करी है कि इसमें क्या होता है कि लोग जो है फिर दूसरे शहरों में चले जाते हैं काम की तलाश में, 4-6 महीने वो लोग वहां काम करते हैं और उसके बाद फिर जब वापस से कृषि करने का टाइम आता है, खेती करने का टाइम आता है, तो वो फिर वापस अपने गांव में, अपने घर में आ जाते हैं, ठीक है। आगे देख लीजिए, इवन इन द क्रॉपिंग सीजन वर्क इज नॉट अवेलेबल थ्रू आउट एज
एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस आर नॉट लेबर इंटेंसिव। तो क्रॉपिंग सीजन के दौरान भी अगर हम लोग बात करें तो काम जो है वो हमेशा अवेलेबल नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि एग्रीकल्चर जो है मतलब एग्रीकल्चर ऑपरेशन जो है वो बहुत ज्यादा लेबर इंटेंसिव नहीं है। Hence, the people engaged in agriculture do not have the opportunity to work round the year। तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से वो साल भर काम नहीं कर सकते हैं। और अगर लेबर जो है, अगर ये जो ऑपरेशंस हैं वो लेबर इंटेंसिव अगर नहीं है, तो जिस समय खेती का समय है भी, यानी कि अगर सीजन है भी कृषि का, तो उस समय भी फिर सभी लोगों को काम जो है वो हमेशा मतलब पूरे टाइम के लिए नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए क्या है कि अंडर एम्प्लॉयमेंट जो है वो बहुत ज्यादा है इस क्षेत्र में, ठीक है। और हमने बात भी की है किस तरीके से कि डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब मैंने आप लोगों को बताया था कि लैंड में जितने लोगों की जरूरत है उससे कहीं ज्यादा लोगों को काम पे लगाया जा रहा है। दैट इज एन डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। चलिए आगे लास्ट देख लेते हैं कि डिग्रेडेशन ऑफ कल्टिवेबल लैंड, ये भी एक प्रॉब्लम है इंडियन एग्रीकल्चर की, कि one of the serious problems that arises out of faulty strategy of irrigation and agricultural development is degradation of land resources। यानी कि जो यहाँ के land resources हैं वो डिग्रेड हुए हैं। This is a serious because it may lead to depletion of soil fertility। इससे क्या होगा कि जो मिट्टी की उपजाऊपन है, ठीक है, जो मिट्टी की फर्टिलिटी है वो खत्म हो जाएगी, धीमे धीमे कम हो जाएगी। The situation is particularly alarming in irrigated areas। A large tract of agricultural land has lost its fertility due to alkalization and salinization of soils and water logging। तो एल्काली सॉल्ट्स वगैरह हो जाते हैं, मिट्टी में सलाइन सॉल्ट्स वगैरह आ जाते हैं काफी सारे। तो उसकी वजह से क्या है कि जो लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड है, यानी कि जो बड़े क्षेत्र का एग्रीकल्चरल लैंड है, उसकी फर्टिलिटी काफी ज्यादा प्रभावित हो रही है और कम हो रही है। Excessive use of chemicals जैसे कि insecticides and pesticides has led to their concentration in toxic amounts in the soil profile। ठीक है, तो हमने बात तो की थी कि किस तरीके से एग्रीकल्चरल मतलब एक तरीके से ग्रोथ में इंक्रीज आया था, काफी ज्यादा इंक्रीज आया था ड्यू टू ग्रीन रेवोल्यूशन, जहां पर हम लोग हाई यील्डिंग वैरायटी का यूज, सीड्स का यूज कर रहे थे। लेकिन वहां पर आपने देखा था कि हमने जरूरत थी हमें इरिगेशन की, यानी कि ज्यादा पानी की जरूरत थी, सिंचाई की जरूरत थी, हमें पेस्टिसाइड्स की जरूरत थी, हमें इंसेक्टिसाइड्स की जरूरत थी और हमें फर्टिलाइजर्स की भी जरूरत थी। तो ये सारे के सारे जो हमने यूज करे, अब वो शुरुआत में तो ठीक है, मान लीजिए कोई मिट्टी ऐसी है जहां पर ये चीजें मिट्टी में पहले से नहीं है, तो अगर आप शुरुआत में उसमें ये चीजें डालोगे मिट्टी में, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स है, ज्यादा पानी वगैरह डालोगे, तो शुरुआती सालों में तो उसमें जो प्रोडक्शन है वो काफी ज्यादा होगा। लेकिन धीमे धीमे जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा और इन केमिकल्स का यूज जो है वो बढ़ता जाएगा, ये मिट्टी में इकट्ठा होते चले जाएंगे, ठीक है। और ये जब जब मिट्टी में इकट्ठा होंगे तो इससे क्या है कि जो मिट्टी की प्रोफाइल है वो खराब होगी, ठीक है। लेग्यूमिनस क्रॉप्स हैव बीन डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द क्रॉपिंग पैटर्न इन द इरिगेटेड एरियाज एंड ड्यूरेशन ऑफ फैलो हैज सब्सटेंशियली रिड्यूस्ड ओइंग टू मल्टीपल क्रॉपिंग। तो लेग्यूमिनस क्रॉप्स जो हमने बात की है, लेग्यूमिनस क्रॉप्स मतलब वो होता है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है, ठीक है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करने वाली क्रॉप्स जो है इनको हटा दिया गया इरिगेटेड लैंड्स में से, क्योंकि इरिगेटेड लैंड्स में से तो अब हमने हाई यील्डिंग वैरायटी वाली क्रॉप्स को यूज करना शुरू कर दिया है, ठीक है। और क्रॉपिंग इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए, क्योंकि हमने बात करी क्रॉपिंग इंटेंसिटी का मतलब होता है कि सेम लैंड में आप मल्टीपल सीजन्स में क्रॉपिंग कर रहे हैं, ठीक है, और आपके पास इरिगेशन की फैसिलिटी अगर है, हाई यील्डिंग वैरायटी अगर है, तो आप मल्टीपल सीजन्स में क्रॉपिंग कर सकते हैं। तो मल्टीपल क्रॉपिंग करने के लिए जो मिट्टी को, जो जमीन को फैलो छोड़ा जाना था, यानी कि जो खाली छोड़ा जाना था, वो उसका ड्यूरेशन अब कम हो गया, क्योंकि फैलो छोड़ने का मकसद ही ये होता है कि जो सॉइल है वो अपनी फर्टिलिटी को वापस से रिगेन कर ले, ठीक है। तो मल्टीपल क्रॉपिंग करने की वजह से कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि क्रॉप इंटेंसिटी को बढ़ाने की वजह से जो ड्यूरेशन ऑफ फैलो है वो काफी कम हो गया। तो दिस हैज ऑब्लिटरेटेड द प्रोसेस ऑफ नेचुरल फर्टिलाइजेशन सच एज नाइट्रोजन फिक्सेशन। ऑब्लिटरेटेड का मतलब होता है डिस्ट्रॉय करना, पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया इस प्रोसेस को ऑफ नेचुरल फर्टिलाइजेशन जो नाइट्रोजन फिक्सेशन की होती थी, जो आपके लेग्यूमिनस क्रॉप्स द्वारा। लेग्यूमिनस क्रॉप्स का मतलब होता है, मैंने आपको एक दिन पहले भी बताया है, फलीदार, जो फलीदार पेड़ होते हैं, ठीक है, जो फलीदार पौधे होते हैं, जैसे कि आपके पल्सेस वगैरह हैं, ग्राम्स है, मटर है, पीस वगैरह है, ये सारे के सारे होते हैं लेग्यूमिनस क्रॉप्स, और ये नेचुरल तरीके से नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, ठीक है। तो अब इन चीजों का यूज बंद हो गया, तो उस तरीके से जो नेचुरल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है ये पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई। रेन फेड एरियाज इन ह्यूमिड एंड सेमी एरिड ट्रॉपिक्स ऑल्सो एक्सपीरियंस डिग्रेडेशन ऑफ सेवरल टाइप्स लाइक सॉइल इरोजन बाय वाटर एंड विंड इरोजन विच आर ऑफन इंड्यूस्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। तो ये सॉइल इरोजन, विंड और जो विंड इरोजन की प्रॉब्लम है वो भी रेन फेड एरियाज में, इन द स्पेसिफिकली इन द ह्यूमिड एंड सब एरिड ट्रॉपिक्स रीजन में ये भी जो परेशानियां थी वो हुई है, और इनकी वजह से भी जो हमारी कल्टिवेबल लैंड है वो डिग्रेड हुई है, ठीक है।
तो यहाँ पर हमने आज सीखा कि किस तरीके से एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ है जब से देश आज़ाद हुआ तब से लेकर आज तक की अगर हम बात करें तो, और हमने फिर कुछ प्रॉब्लम्स देखी कि हमारे एग्रीकल्चरल लैंड में क्या प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, तो मैं फिर से आप लोगों से लेकिन एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि जो हमारा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक कोर्स चल रहा है एनसीईआरटी क्लास 11th का, उसको भी आप लोग एक बार जाके जरूर देख लीजिएगा। फुल कोर्स ऑन इंडियन इकोनॉमी के नाम से सीरीज चल रही है, उसके अंदर हमने उस बुक को कवर किया है। ठीक है, अगर आप पूरा नहीं भी देखना चाहें तो कोई बात नहीं, शुरुआत के मैं कहूंगा एटलीस्ट 2-3 चैप्टर आप उसमें पढ़ लीजिएगा जहां तक एलपीजी रिफॉर्म्स की बात है। ठीक है, ताकि उसमें क्या है कि आप, हमने जैसे यहां पर बात करी कि जमींदारी सिस्टम है और हमने बात करी कि कैश क्रॉप्स से फूड क्रॉप्स में हम लोग शिफ्ट हुए, तो वो सारी चीजें क्यों हैं कि क्या हालात थे एग्रीकल्चर सेक्टर के उस समय जिस समय देश ब्रिटिशर्स के अंदर में था। जब देश आजाद हुआ उसके बाद 5 ईयर प्लानिंग जो पंचवर्षीय योजना वगैरह लाई गई, उसके अंतर्गत कृषि को क्या हुआ, यानी कृषि के लिए क्या किया गया सरकार द्वारा, किस तरीके से डेवलपमेंट हुए, वो सारी की सारी बातें वहां पर की गई। तो थोड़ा सा आप लोगों के लिए डिटेल में वहां पर वो चीजें हैं, आप जाके एक बार उसको वहां पर भी देख सकते हैं। ठीक है, बाकी ये चैप्टर जो है यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, कम से कम 10 लोगों तक। और बाकी जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, सो दैट की वीडियोस के नोटिफिकेशन वगैरह जो है वो आप लोगों से मिस ना हो। बाकी अगर आप हमसे ज्यादा जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए फेसबुक पेज, ट्विटर पेज, टेलीग्राम चैनल का आप लोग यूज कर सकते हैं। और कमेंट्स अपने जरूर करते रहे, अपने फीडबैक्स वगैरह हमें जरूर देते रहे। किसी को कोई क्वेरी है तो वो भी जरूर पूछे। बाकी हमसे ज्यादा जुड़ने के लिए आप हमारी ईमेल आईडी का यूज भी कर सकते हैं अगर आपको कोई और बात हमसे शेयर करनी है उसके लिए तो। ठीक है, दैट इज okul.cu@gmail.com। ठीक है, ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अगले पार्ट में अब हम नए चैप्टर के साथ, दैट इज चैप्टर 6 के साथ स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।